हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 16 मार्च 2021 और 16 मार्च 2021 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते उन सभी क्वेश्चन को यहां पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ में ये जो क्लास है आप लोगों के लिए ये एयरफोर्स, एसएससी, रेलवे, बैंक एवं यूपीएसआई, स्टेट पीसीएस और सुपर टेट और जितने भी आपके करंट अफेयर जहाँ भी जिस भी आपके एग्ज़ाम में आती है उसके लिए आपकी ये क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना। तो इसके साथ में इसकी जो भी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। और आप लोग ध्यान से आपने कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और इसको एक एक पॉइंट को साथ में नोट करते चलिएगा। ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हुए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न कौन सा यहाँ पे है। पहले प्रश्न की बात यहाँ पे हो रही है कि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस 14 मार्च को यहाँ पे मनाया गया है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको साथ साथ में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे हमारी बात हो रही है कि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस की बात यहाँ पे हो रही है। किसकी बात हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस की बात हो रही है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस जो है ये आपका 14 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? अब अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस है, कार्य दिवस किसके लिए कार्य दिवस है? तो ये भी पॉइंट आपको साथ में याद रखना है कि ये नदियों के लिए क्या है, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। और वो डेट की अगर बात होगी तो क्या होगा? 14 मार्च होगा। ठीक है। अब इसके साथ साथ में क्या करते हैं, इसके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि दुनिया भर में 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस का आयोजन किया जाता है। ठीक है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर नदी प्रबंधन का मतलब जो भी नदियां हैं उनका किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाएगा, यहाँ पे बात हो रही है। नदी प्रदूषण और नदी प्रदूषण के उसका पोल्यूशन है, वहाँ पे किस तरीके से नदी का संरक्षण करना, किस तरीके से वहाँ पे बचाव की बात इसका मेन उद्देश्य होगा। आज से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए देश के यहाँ से लोगों को एक साथ लाना यहाँ पे, और जो भी विदेश हैं, देश विदेश के लोग हैं उनके बारे में यहाँ पे चीज़ों को आपका डिस्कस किया जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ में नदियों के लिए 24वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस की कार्रवाई का विषय था राइट्स ऑफ रिवर्स। तो आपको ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। क्या पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे बात हो रही है किसकी? थीम की। तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जब भी आपको विषय या थीम पूछे तो ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि हर एग्जाम में कोई ना कोई आपको एक ना एक आपको थीम ही देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये आप लोग पॉइंट क्या करेंगे, साथ में इसको नोट कर लेंगे कि यहाँ पे राइट्स ऑफ रिवर्स की बात हो रही है और ये क्या है, इसका इस वर्ष का थीम है और ये कौन से यहाँ पे 24वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ पे मनाया गया है। तो कई सारे प्रश्न आपको यहाँ से निकल के आ रहे होंगे। ठीक है। अगर इसी की हम और बात करते हैं, यह दिन 1997 में ब्राज़ील के यहाँ पे आपको याद रखना है क्यूरिटिबा में मनाया गया था। तो ये भी अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पहली बार ये कब मनाया गया था, तो 1997 में ब्राज़ील के क्यूरिटिबा में यहाँ पे मनाया गया था। ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि नदियों के प्रबंधन के लिए, प्रबंधन का मतलब हो गया कि उनकी किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, क्या देखरेख करनी है, इन सभी मुद्दों पे क्या होती है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस मनाया जाता है। किसके लिए? नदियों के लिए। कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। आई थिंक मुझे उम्मीद है आप लोगों को एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी इस चैनल पे बिल्कुल ही नए और अभी तक अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहे। और इसके साथ साथ में क्या होगा कि जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं, आपको उम्मीद दिला रहा हूँ कि एक से एक प्रश्न आपका यहाँ से गलत होने वाला नहीं है, अगर आप लोग इसी तरीके से इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात हो रही है यहाँ पे, अफगानिस्तान के राशिद खान ने बनाया नया रिकॉर्ड। तो उसके बारे में जरा जानेंगे कि राशिद खान जो अफगानिस्तान के, इन्होंने कौन सा रिकॉर्ड यहाँ पे बना लिया है। ठीक है। तो आप लोगों को पहला प्रश्न तो याद रखना है कि जो राशिद खान की यहाँ पे बात हो रही है, राशिद खान आपके अफगानिस्तान के कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के ये खिलाड़ी हैं। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। होता क्या है कि देखो राशिद खान की बात हो रही है तो जैसे ही खान शब्द आता है आप लोगों को एक पॉइंट दिमाग में आ जाता है, ये तो पाकिस्तान का खिलाड़ी होगा। ठीक है ना। लेकिन आपसे इसी तरीके का प्रश्न एग्जाम में पूछ लेगा। और जैसे देखा होगा अभी हाल ही में एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं तो कई सारे खेल से संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इस पे कि इसके पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि 14 मार्च 2021 को 21वीं सदी में किसी भी टेस्ट में सबसे अधिक ओवर फेंक के अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने ऑस्ट्रेलियाई स्पिन दिग्गज शेन वॉर्न के मेगा रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इसके साथ साथ में 2002 में केपटाउन के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में वॉर्न ने 98 ओवर फेंके थे। यहीं पे अगर हम इनकी बात करें
तो 22 वर्षीय अफगान स्पिनर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अबू धाबी में शेख जायद कंडीशन में चल रहे दूसरे टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की। अब देखो होता क्या है यहाँ पे बात किसकी हो रही, हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पे बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा जो ओवर हैं फेंके गए थे उनका रिकॉर्ड था किसके नाम, शेन वॉर्न के नाम थे। और शेन वॉर्न जो हैं ये कौन से उसके खिलाड़ी थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, ठीक है ना। तो शेन वॉर्न थे, इन्होंने क्या किया कि शेन वॉर्न थे, इन्होंने करीब करीब कितने 98 ओवर फेंके थे, कितने, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में। इसी तरीके से क्या इन्होंने, जो राशिद खान है, इन्होंने इससे ज़्यादा फेंके हैं। और ये कितने वर्ष के हैं, तो ये 22 वर्ष के हैं। और कहाँ के, अफगानिस्तान के हैं। किसके खिलाफ खेले हैं, तो ये जिम्बाब्वे के खिलाफ चल रहे थे, जहाँ पे आपका दूसरे टेस्ट मैच में ये उपलब्धि हासिल की है। तो एक एक पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट करना है, अच्छे से नोट करना है, क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको इस तरीके से तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को अच्छे से आप लोगों को यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो आई थिंक, मुझे उम्मीद है पूरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। करंट अफेयर से किस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको कब, यहाँ पे 14 मार्च की बात हो रही है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, तो अगला प्रश्न जो है ये उत्तर प्रदेश के लिए हो जाता है। और जो भी साथी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, क्योंकि इससे आपको प्रश्न यहाँ पे पूछा ही जाने वाला है, ठीक है। एक दिन मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आपका उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है वो मैं आपके लेके आऊँगा, और जो भी आपका बजट है, बजट को भी साथ में लेके आऊँगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग जरा बात कर लेते हैं कि आखिर इससे प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। यहाँ पे देखो बात क्या हो रही, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया काला नमक चावल महोत्सव। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको निकल के आ रही हैं। एक तो बात यहाँ पे काला नमक की हो रही है, और दूसरा किसकी हो रही बात, यहाँ पे चावल की हो रही है। और ये जो आयोजित किया गया महोत्सव, ये कहाँ पे किया गया, तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को ये भी पता होगा कि अभी विधानसभा चुनाव भी आप लोगों के 2022 में होने वाले हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी आप लोगों को याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, राज्यपाल की बात करते हैं, तो आनंदीबेन पटेल हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 मार्च को, कब, 13 मार्च को आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि ये काला नमक महोत्सव कब मनाया गया था, तो आपको याद रखना है 13 मार्च को सिद्धार्थनगर जिले में, कहाँ पे, सिद्धार्थनगर जिले में, यहाँ पे 3 दिवसीय, कितने दिन का कार्यक्रम था, तो 3 दिवस का था, काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन यहाँ पे किया गया था, ठीक है। अगर इसकी हम बात करते हैं कि इसका आखिर उद्घाटन किसने किया था, तो आपको ये भी साथ में याद रखना है, योगी आदित्यनाथ, जो क्या है उत्तर प्रदेश के सीएम है, ठीक है ना। इसके बाद में आगे बात करते हैं, इस क्षेत्र में उगाया जाने वाला काला नमक चावल उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, तो आपको आंसर क्या देना पड़ेगा, काला नमक और चावल, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं तो उत्सव में शामिल होने वाले ने काला नमक चावल से बने व्यंजनों का स्वाद चखा, और साथ ही काला नमक धान के बीज का यहाँ पे भी हुआ, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो ये देखो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये देखो चावल लगे हुए हैं और ये काला नमक की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया गया अभी हाल ही में, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और यूपी के में तो आपको ये प्रश्न जरूर याद रखना है, क्योंकि पीटी का सिलेबस आप लोगों को आ चुका है, ठीक है। आगे प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात हो रही है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 यहाँ पे घोषित कर दिए गए हैं, और देखते हैं किसको यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, राजनीतिज्ञ जो आपके हैं कौन, एम वीरप्पा मोइली, ये आपको पता होगा क्योंकि इससे पहले ये भी और फेमस हो चुके हैं। एम वीरप्पा मोइली जो है कवि अरुंधति सोवंदम को 20 लेखकों में से जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए किसको चुना गया, एम वीरप्पा मोइली को चुना गया है, ठीक है ना। और अगर इसी की हम बात करते हैं, पत्रों का राष्ट्रीय अकादमी जो 12 मार्च 2021 के नामों की घोषणा की गई यहाँ पे, तो 12 मार्च को यहाँ पे किसकी की गई, घोषणा कर दी गई है। और अगर इसकी हम बात करते हैं, सूची में कविता के 7 पुस्तकें हैं, 4 उपन्यास हैं, 5 लघु कथाएं, 2 नाटक, 20 भारतीय भाषाओं में से 1 संस्मरण और महाकविता को शामिल किया गया है। तो आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी हाल ही में किसको प्रदान किया गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एम वीरप्पा मोइली को दिया गया। अगर इसकी बात करें कब दिया गया, तो 12 मार्च को 2021 को नाम की घोषणा कर दी गई थी। और किन किन क्षेत्रों के लिए दिया गया, तो 7 पुस्तकें यहाँ पे हैं, 4 उपन्यास हैं, 5 लघु कथा है। लघु कथा का मतलब होता है कि स्मॉल स्टोरी,
ठीक है। और यहाँ पे 20 भारतीय भाषाओं में से एक संस्करण और माँ काव्य को तो आपसे पूछा जाएगा साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20 भारतीय भाषाओं के लिए यहाँ पे हो जाएगा। और अगर यहाँ पे अगर इनकी बात करते हैं तो ये जो फोटो में आपको नजर आ रहे हैं ये कौन है, एम वीरप्पा मोइली। ठीक है। अगर अभी तक इस चैनल पे आप नए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को डेली अपडेट यहाँ से प्राप्त होती रहे। ठीक है। इसके बाद में आगे प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे आज का नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम बात करते हैं कि जम्मू और कश्मीर तमिलनाडु की जोड़ी। अब देखो जरा बात करते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु की जोड़ी अगर बनी है तो क्यों बनी है, समझ लेते हैं यहाँ पे एक एक पॉइंट को। यहाँ पे बात हो रही जम्मू और कश्मीर की तमिलनाडु की जोड़ी यहाँ पे बन गई है। तो अब जरा बात करेंगे कि आखिर जम्मू और कश्मीर की तमिलनाडु की जोड़ी जो बनी है इसका क्यों बनाया गया, क्या इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जम्मू और कश्मीर को तमिलनाडु राज्य के साथ जोड़ा गया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा एक आपकी योजना चलाई जा रही है, वो उसका नाम क्या है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। ठीक है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत है ये जो योजना आपके चलाई जा रही, इसी के तहत क्या किया गया है, जम्मू और कश्मीर को तमिलनाडु राज्य के साथ में यहाँ पे जोड़ दिया गया है। ठीक है। और अगर इस संबंध में अन्ना विश्वविद्यालय के एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब में 4 मार्च 2021 को एक अभियान प्रतियोगिता में आयोजित की गई। इस आयोजन के विषय वस्तु में जम्मू और कश्मीर तमिलनाडु उल्लेखनीय ऐतिहासिक स्थान भी यहाँ पे दिया गया है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो पहले 3 विजेताओं को उपलब्धि प्रमाण पत्र भी यहाँ पे प्रदान किए गए। तो आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कौन से 2 स्टेटों को एक साथ जोड़ा गया है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ इसका लोगो है, तो ये भी साथ में आप लोगों को याद रखना, इसमें लिखा हुआ है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है। आगे प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पे बात करते हैं। आपसे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को यहाँ पे मनाया जाता है। तो आपको याद क्या रखना है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये 15 मार्च को मनाया जाता है। अगर यहीं पे हम इसकी बात करते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे यहाँ पे हो जाएगा। कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता होता है, यानी कि जो भी उपभोग करने वाला होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कंज्यूमर हो गया। ठीक है ना। तो आपको याद रखना पड़ेगा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को यहाँ पे मनाया गया है। ठीक। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। इसी में इसका मेन पॉइंट और क्या हो जाएगा, उपभोक्ता अधिकार और जरूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 15 मार्च को आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 15 मार्च को कौन सा दिवस इनमें से मनाया जाता है। तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाता 15 मार्च को। ठीक है। इसके बाद में अगर हम इसकी बात करें कि यह कब से मनाया गया, तो ये 15 मार्च 1962 को यहाँ पे मनाया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के अमेरिकी कांग्रेस की विशेष संदेश से प्रेरित था यहाँ पे। इसी की अगर हम बात करें, इस दिन को 1983 से मनाया जा रहा है। तो अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए ये बताओ ये कब से मनाया जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1983 से ये मनाया जा रहा है क्या, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। यहीं पे अगर हम बात करते हैं तो ये आप लोग क्या करेंगे, इसको इंपॉर्टेंट डाल लेंगे, क्योंकि आपसे थीम हर बार पूछी जाती है। क्या है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की 2021 की जो थीम है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। तो ये आपको क्या करना है, ये भी आपको याद रखना, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने की यहाँ पे बात की गई है। क्योंकि जब विश्व उपभोक्ता दिवस की बात होगी तो यहाँ पे थीम एक आएगी निकल के, और उस थीम को आपको याद रखना, क्या, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया था, 15 मार्च को मनाया जाता। अगर यहाँ पे पूछ लेता कब से मनाया जा रहा, तो ये 1983 से मनाया जा रहा। और इसकी थीम क्या हो जाएगी, तो आपको क्या हो जाएगा, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। देखो होता क्या कि आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें आप लोग वन लाइनर के थ्रू पढ़ लेते हैं। अब वन लाइनर वाला जमाना चला गया, आप लोगों को पूरी की पूरी थ्योरी लिखनी पड़ेगी और उसको याद करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं। जो भी आपने सपना देखा है उस सपने को पूरा करने के लिए आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों का जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है, और इसके साथ साथ में जो टेट की तैयारी कर रहे हैं उनका भी आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, कब से आपका फॉर्म भरेगा जाए, 25 जुलाई से आपका एग्जाम है। तो आप जो भी यहाँ पे तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो अभी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है। यहाँ तक सभी साथियों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, विराट T20 में 3000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी यहाँ पे बन गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि देखते हैं यहाँ पे प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि 3000 रन बनाने वाले प्रथम जो खिलाड़ी हैं उनका नाम यहाँ पे किसका है, तो आप लोग क्या जान गए, यहाँ पे विराट कोहली की बात हो रही। और बात किसकी हो रही, T20 जो होता है यहाँ पे
इसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो एक एक पॉइंट को यहाँ पे हम लोग साथ में डिस्कस करते हैं, और ये तो इनको शायद ही कोई ना जानता हो, ठीक है, विराट कोहली को शायद ही कोई ना जानता हो। आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल में 3000 रन यहाँ पे बनाने वाले पहले बल्लेबाज यहाँ पे बन गए हैं। अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो कोहली ने 14 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में दौरान भी यहाँ पे उपलब्धि हासिल कर ली है। और अगर इसकी हम बात करते हैं उनके अब 87 ODI में, तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कितने यहाँ पे T20 में यहाँ पे मैच को बनाया है, तो यहाँ पे 3000 रन इन्होंने बनाए, कितने 87 T20 मैचों में। इसी के साथ साथ में अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल ने T20 में सूची में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने 99 मैचों में यहाँ के 2839 रन यहाँ पे बनाए। तो पहले नंबर पे कौन है 3000 रन बनाने वाले? विराट कोहली हैं। यहीं पे दूसरे कौन है? न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल। ठीक है, तो ये भी आप लोगों सभी साथियों को यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, दो प्रश्न आपको, और जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे पता होगा मोटेरा स्टेडियम, ठीक है ना, एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो आप सभी को पता होगा, जहाँ पे मोटेरा स्टेडियम सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये कहाँ? गुजरात में है। और ये आपको पता होगा, वहाँ पे ट्रम्प यहाँ पे आए हुए थे, तो उसी को यहाँ पे नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम यहाँ पे नाम रख दिया गया। अगर आपसे पूछा जाता है इन्होंने 3000 रन बनाए तो किसके खिलाफ बनाए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंग्लैंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न की हम लोग बात करते हैं कि आगे प्रश्न आपको लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। यहाँ पे बात हो रही है कि पाई दिवस 14 मार्च को यहाँ पे मनाया गया है। कौन सी तारीख को मनाया गया? पाई दिवस 14 मार्च को मनाया गया। अब देखो कई सारे लोग हैं पाई से इसको नहीं जानते होंगे। क्यों नहीं जानते हो? क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे आर्ट साइड से होंगे, तो उन्होंने अगर मैथ नहीं पढ़ी होगी तो आप इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन मुझे उम्मीद है 80% लोग पाई को जानते होंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, पाई की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या एक तरीके का साइन होता है। कैसे साइन होता है? जैसे देखा होगा मैथ में प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड का साइन होता है, और इसी तरीके से क्या है, एक तरीके का यह क्या है, पाई की यहाँ पे साइन होता है। और ये पाई साइन कैसे बनता है? कुछ इस तरीके से पाई का साइन बनता है, जैसे यहाँ पे बना हुआ, चाहे ऐसे बना लो चाहे इस तरीके से बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, हर साल 14 मार्च को दुनिया के गणितीय स्थिरांक पाई को पहचानने के लिए पाई दिवस को मनाया गया। कब मनाया गया? 14 मार्च को मनाया गया है। और 15 मार्च को भी मैंने क्या बताया था? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करते हैं, पाई को वृत्त की परिधि के व्यास के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, और इसकी वैल्यू होती है 3.14 होती है। जो मैथ के स्टूडेंट होंगे उनको सभी को पता होगा 3.14 होगा। अगर यहाँ पे हमसे पूछ लिया जाता है कि डिवाइड में कितना होगा, तो एक वैल्यू इसकी कितनी होती है? 22/7 भी होती है। तो ये भी आप सभी के साथियों को साथ में याद रखना है। अगर इसकी हम बात करते हैं, ये 1988 में भौतिकी विज्ञान लैरी शाह द्वारा इस दिवस को मान्यता दी गई। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि भाई ये जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? लैरी शाह के द्वारा ये दिया गया था। यही इसी के तहत क्या 2019 में यूनेस्को के 40वें समान सम्मेलन में पाई दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो एक अगर आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि पाई दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का कब निर्णय लिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2019 को। किसने निर्णय लिया? तो यूनेस्को के 40वें सम्मेलन में इसको मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लेता पाई की वैल्यू कितनी है, तो 3.14 हो जाएगा। अगर आपसे इसकी दो वैल्यू होती हैं, एक कौन सी हो जाएगा? 22/7 हो जाएगी। ठीक है, और ये पाई का क्या है? साइन है। तो ये कब मनाया जाता है? 14 मार्च को यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक, आगे नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पे बात हो रही है कि चेम्माचेरी कुन्ही रमण नायर का यहाँ पे निधन हो गया। इनकी हम बात करेंगे कि इसके कौन से पॉइंट यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्या याद रखना है कि चेम्माचेरी कुन्ही रमण नायर का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो आपसे एक प्रश्न और बन जाता है कि ये यहाँ पे कहाँ से रिलेट करती थी, किन चीज़ों को यहाँ पे करती थी। अब देखो इसके बाद में प्रश्न क्या आपसे पूछा जा सकता है कि इन मार्च 2021 में किसकी बात हो रही? मार्च 2021 में अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम क्या है? चेम्माचेरी कुन्ही रमण का नायर का अभी हाल ही में निधन हो गया है। कब हुआ है? मार्च 2021 की बात हो रही, और ये कथकली से रिलेटेड थी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चेम्माचेरी कुन्ही रमण का अभी हाल ही में निधन हो गया, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो आप सभी का आंसर यहाँ पे क्या आएगा? कथकली से। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिलेट किस क्षेत्र से संबंधित, तो यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इनकी बात करते, इन्होंने 1999 में, कब की बात हो रही? 1999 में
केरल के संगीत नाटक अकादमी से यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फेलोशिप और 2017 में पद्मश्री प्राप्त किया था। इसीलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये 2017 में इन्होंने पद्मश्री को प्राप्त किया था। कब? 2017 में। अभी हाल ही में मार्च 2021 में इनकी डेथ हो गई है। तो आपको प्रश्न याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर हम इसकी बात करते हैं, कथकली में जीवन भर ध्यान देते इन्होंने प्रसिद्ध भारतीय नृत्य कलालयम की शुरुआत यहाँ पे की थी। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके साथ साथ में अभिनेता विनीत उनके सबसे लोकप्रिय शिष्यों में से थे। तो ये भी आपको प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। और एक तो पॉइंट आपको जरूर याद रखना है कि चेम्माचेरी कुन्हीरमण जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको आंसर क्या आ जाएगा? कथकली से ये संबंधित थी। अगर आपसे पूछ लेता है कि इनको पद्मश्री कब प्राप्त हुआ था, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2017 में आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या? पद्मश्री इन्होंने प्राप्त किया था, ठीक है। और ये जो फोटो में आपको नजर आ रही है ये कौन है? चेम्माचेरी कुन्हीरमण है। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये भी पॉइंट आपको सभी साथियों को याद करना और आप कॉपी में अपनी नोट जरूर कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो आप लोग उसको कर पाए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कब इनको, यानी अगर इसकी बात करें तो 1999 में इन्होंने क्या किया था? केरल संगीत अकादमी से यहाँ पे फेलोशिप किया और 2017 में पद्मश्री को प्राप्त किया। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इसके साथ साथ में आप सभी साथियों को प्रश्न समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ पे 3 से 4 प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। और अगर ये भी पूछा जाता है कि अगर ये कौन से स्टेट से संबंधित थी, तो आंसर क्या आ जाएगा? केरल से संबंधित थी ये, ठीक है ना। इसके साथ साथ में आप लोगों को यह चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चेम्माचेरी कुन्हीरमण का हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ में आप लोगों को करना है कि जो भी साथी इस चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले नंबर पे आप लोग क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप लोगों को बेल आइकन जो बना हुआ उसको प्रेस कर लेंगे। इससे क्या होगा? आपको डेली की डेली अपडेट यहाँ पे प्राप्त होती रहेगी। जैसे कि वीडियो कोई आपका अपलोड होता है, क्लास आपकी आती है, तो आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएंगी। और अपने साथियों के साथ में क्या कर सकते हैं? लाइक कर सकते हैं। आपको शेयर भी करना साथ में। शेयर से क्या आपको फ़ायदा होगा कि जो भी साथी आपके सहपाठी हैं उनको भी जानकारी मिल जाएगी, उनकी भी साथ में तैयारी होती चलेगी। और इस क्लास के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्लास आज की कैसी रही, क्या चीज़ें और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्या क्या और चीज़ें नहीं होना चाहिए। और अपनी जो भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, जहां से आप लोगों को डेली अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड। अगर इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से इसकी डेली पीडीएफ आप लोग पढ़ सकते हैं, जिससे कि क्या आप रिविजन करने में आसानी हो सकती है, ठीक है। आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास, आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।